नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम घटनात्मक खबरों का, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं और जो अन्य खबरें हैं, उन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से इस बुलेटिन में बताते हैं, आज भी बताएंगे। और दोस्तों, क्या घटनाक्रम आज भादरा की राजनीति में हुए हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं और कांग्रेस की टिकट की बहुत बड़ी अपडेट आज आ रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और क्या हुआ C65 रेलवे क्रॉसिंग पर विधायक बलवान पूनिया जब वोट मांगने गए, उसका भी विस्तार से आपको वो खबर हम बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, क्या नया घटनाक्रम हुआ है, किस नेता का कौन सा चुनावी अभियान कितना सफल कितना विफल, क्या उनको सफलताएं मिल रही है, कैसा रिस्पॉन्स नेताओं को यहाँ मिल रहा है, वो सारी खबरें आपको बताने वाले हैं। और आज और कल एक बहुत बड़ी क्षति हुई है भादरा क्षेत्र के लिए, वहीं से समाचार की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सारे तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो भादरा क्षेत्र में हुए हैं और जो आपको जानने जरूरी है और आप में जिसको लेकर उत्सुकता है, वो सारे घटनाक्रम, सारी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी कल जो घटना हुई भादरा क्षेत्र में दोस्तों, वो एक ऐसी क्षति थी, उससे पहले भी उसी परिवार में इसी प्रकार की बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं नगर पालिका भादरा की। नगर पालिका भादरा की चेयरमैन अध्यक्षा हाजन बैतुल बानो, धर्मपत्नी हाजी दाऊद कुरैशी, जिनका भी पहले निधन हो चुका था, और अब हाजन बैतुल बानो का भी कल परसों निधन हुआ था, देर शाम को सोमवार में जयपुर में इलाज के दौरान। और कल करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया दोस्तों। तो उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए, शरीक हुए। अब मैं आपको बताऊं तो नगर पालिका में ये बहुत बड़ी क्षेत्र के लिए घटना मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान में बहुत से विकास कार्य भी उन्हीं के द्वारा जारी किए हुए थे और उस शासन काल में जारी थे। अब लोगों को चिंता होगी कि उनका क्या होगा दोस्तों। वो एक प्रकार से अधिशासी अधिकारी भी हैं, जो चार्ज ले लेते हैं, कार्यवाहक उनको भी बनाया जा सकता है, ये DLV का आदेश आता है। और जो वाइस चेयरमैन होते हैं, वो भी एक प्रकार से कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष बन सकते हैं और उनको बनाया भी जा सकता है। तो ये स्वायत्ता शासन संस्था है, इसमें क्या होगा। हाँ, कार्यक्रम जो है नगर पालिका के वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे, लेकिन जो क्षति पहुंची है भादरा क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी क्षति है दोस्तों। 68 वर्षीय हाजन बैतुल बानो 5 अगस्त 2021 को एक उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी, और वो उपचुनाव भी किसी पार्षद के निधन की वजह से वो सीट खाली हुई थी, वहां से वो निर्वाचित हुई थी। और पालिका अध्यक्ष उससे पहले उनके पति हाजी दाऊद कुरैशी 20 अप्रैल 2021 को पद पर ही उनका भी निधन हुआ था, कोरोना काल के दौरान। आपको याद है, उनको भी कोरोना हो गया था। तो इस परिवार ने बहुत बड़े 2 दंश झेले हैं और दोनों ही नगर पालिका के चेयरमैन पद पर रहते उनका निधन हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, छोटी घटना नहीं है। और पूरा कस्बा एक प्रकार से शोकमग्न हो गया उनके निधन के पश्चात। और मैं आपको बताऊं तो वो चेयरमैन चुनी गई थी जब सीट रिक्त हुई थी, तो 4 मतों से वो विजयी हुई थी, 4 मतों से। हालांकि हाजी दाऊद कुरैशी, जिनका निधन हुआ था, जिनके बाद में चेयरमैन बनी थी हाजन बैतुल बानो, वो 12 नंबर वार्ड से चुनकर आए थे, वो सीट रिक्त हुई थी। हालांकि वहां से बशीर खान आरिका चुनाव लड़े और वो जीते थे।
तो कल 4 बजे उनको अंतिम विदाई दी गई और बड़ी संख्या में कस्बे के लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम समाज के मोहल्ले में ही हुई दोस्तों, और वो किसने की इसके बारे में मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या मैसेज, क्या संदेश दिए। अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा मसाइक बोर्ड के अध्यक्ष बादरा पहुंचे थे आज, और वो चेयरमैन सूफी फॉर्म मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ की छोछवी उनका नाम है दोस्तों, वो बादरा पहुंचे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदेश दिया, मैसेज दिया। खास उन्होंने जो मैसेज दिया, और जहां भी वो जाते हैं जो मैसेज देते हैं, वो उनका मुख्य मैसेज, उनका संबोधन जो है वो यही रहता है कि नफरत किसी से ना करो, मोहब्बत सबसे करो। नफरत किसी से ना करो, मोहब्बत सबसे करो। और अमन चैन, देश की अमन चैन शांति के लिए आप तरक्की करें, और तरक्की के लिए ज़रूरी है हम अपने बच्चों को अच्छी तामील दें। तो इन चीज़ों पर उनका फोकस रहा और इन्हीं चीज़ों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जो हर एक बच्चे के माँ बाप के लिए था कि आप बेशक आधी रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को तामील दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो ये बहुत शानदार मैसेज उन्होंने दिया, और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा अमन चैन और शांति भाईचारे का पैगाम देते हुए वो बादरा की धरती पर आए थे और यहाँ से वो विदा हुए। श्याम मंदिर के पास में फारूक, जो कि वाटर वर्क्स में कर्मचारी है, उनके घर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो कल भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस बादरा क्षेत्र में हुई। एक बजरंग सहारण ने की और एक देर शाम को कार्तिकेय डूडी ने की। डूडी परिवार के वंशज कार्तिकेय डूडी, जसवंत डूडी के पुत्र। तो इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दिए गए, मैं जल्दी से शॉर्टली आपको बता दूं। बजरंग सहारण ने दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना तो वो कांग्रेस की टिकट के लिए कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी जो कयास लगाए जा रहे थे या कोई थोड़ी बहुत संभावनाएं थी, कहीं चर्चाएं थी, उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया और सीधे सीधे कहा कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और अपनी ताल मैं ठोक चुका हूं। तो ये मैसेज दिया। और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की भी जमकर खिंचाई की विकास कार्यों पर, और वो जमकर बोलने से चूके नहीं उन मुद्दों पर जो मुद्दे आजकल बादरा की राजनीति में शीर्ष पर छाए हुए हैं। वो चाहे डीजल माफियाओं के हो, या वो चंदन माफियाओं के हो, या वो शराब माफियाओं के हो, या वो नशीली टेबलेट आदि दवाएं, चिट्टा वगैरह बेचने, तस्करी करने से जुड़े हुए मुद्दे हो, या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को टच करते हुए बजरंग सहारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तो ये नेता बैलेट पेपर में अब आ चुके हैं कि मैं अब चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और हमने पहले भी बता दिया था उनकी संभावनाओं के बारे में आपको, और अब इन्होंने मोहर लगा दी कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब देर शाम को जो कार्तिकेय डूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें कौन सी घोषणाएं की गई। कार्तिक डूडी ने जो घोषणाएं की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, उसका उद्देश्य था कि वो भी अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और वो आरएलपी के संभावित उम्मीदवार भी है। उन्होंने ये इशारों में कहा, और ये भी कहा कि 25 अक्टूबर को इसी महीने जब आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जब नौर में आ रहे हैं सभा करने के लिए, तो वो बादरा में वीडीएस प्लेस में भी एक सभा कर रहे हैं, और वो सभा कार्तिकेय डूडी ही कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल उस सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो 25 अक्टूबर को इसी महीने हनुमान बेनीवाल भी बादरा आ रहे हैं। तो पहली बार हनुमान बेनीवाल बादरा आ रहे हैं। देखते हैं आरएलपी का कितना वो माहौल बना सकते हैं। तो ये जानकारी दी, और साथ में ये भी कहा, परिवार से संबंधित सवालों के जवाब भी कार्तिक डूडी ने बेखौफ टोक और बहुत ही निडरता के साथ दिए।
और स्पष्टवादिता के हिसाब से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। परिवार के रूप में भी उन्होंने सीधे कहा कि मैं अकेला ही संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे परिवार से बहुत उम्मीदें हैं। जब मुझे टिकट मिलेगी तो मैं मेरे पूरे परिवार के पास जाऊंगा और मेरे परिवार का मुझे समर्थन मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी उन्होंने जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक मैं जहां तक पहुंचा हूं वो मैं अपने दाने खुद चुगते हुए आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन अब मुझे परिवार की भी आवश्यकता है। क्योंकि डूडी परिवार, लालचंद डूडी की भी उन्होंने तारीफ की कि भादरा के सच्चे प्रथम किसान नेता अगर थे तो लालचंद डूडी थे, उनके दादाजी थे, उनके दादाजी के सगे भाई। और ये उन्होंने जवाब दिया एक सवाल के जवाब में कि बलवान पूनिया जो कि किसान नेता की छवि है और किसान उनके कार्यकाल में सड़कों पर है, तो क्या वो धूमिल हो रही है छवि बलवान पूनिया की? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भादरा के पहले किसान नेता लालचंद डूडी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में भागीरथी प्रयास किए। आदि आदि उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए थे। आप ज़रूर ये सारे वीडियोस हमारे फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अब अन्य खबरों की, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अब हम उस खबर पर आते हैं जिस खबर में सभी नेताओं का जो जनसंपर्क अभियान है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे जो यहाँ के स्थानीय आज वातावरण में अचानक गर्माहट क्यों आई, उसके बारे में बताएंगे। बड़ी संख्या में संजीव बेनीवाल के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास माकपा के कार्यकर्ता माकपा छोड़कर आ रहे हैं और वो लगातार ये सिलसिला जारी है। और संजीव बेनीवाल को गांवों में जहां भी जाते हैं जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बलवान पूनिया की सभाएं कमजोर हो गई है, बलवान पूनिया की सभा भी अचरज वाली बात है कि बलवान पूनिया की सभाएं उतनी ही जोशीली हो रही है, उतनी ही भीड़ भाड़ वाली हो रही है। बेशक उन सभाओं में एक अजीब सी चुप्पी जरूर मतदाता अनुभव कर सकते हैं, जो जरूर दिखाई देता है, लेकिन निवेदन उससे ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो आखिर क्या तस्वीर बनने जा रही है भादरा की 2023 के विधानसभा चुनाव में? प्रमुख उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं? आप इन जनसंपर्क अभियान से नेताओं के पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं। लेकिन अभी उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की टिकट से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और वो अपडेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ कांग्रेस अपना प्रदर्शन करती है टिकट को लेकर तो फिर क्या होगा ये भी बताएंगे। लेकिन संजीव बेनीवाल की मैंने जो बात कही है दोस्तों, माकपा ही छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि गुंजाइश वहीं से है। 82,204 वोट लिए थे बलवान पूनिया ने, चरम छुआ था भादरा का, आज तक का सबसे ज्यादा वोट लिए थे और 23,000 करीब वोटों से वो जीते थे। तो सत्ता के विरुद्ध ही एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए और अमूमन यही देखा जाता है। तो क्या इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है बलवान पूनिया के विरुद्ध कि जो दूसरे नेता है, विपक्षी दल है, अभी तो विपक्षी दल ही मानेंगे क्योंकि कांग्रेस की निवर्तमान मुख्य हमारे विधायक है बलवान पूनिया और अभी सरकार अशोक गहलोत की थी, तो आगे किसकी आएगी? तो अभी इनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। विपक्ष इतना मजबूत मुखर होकर कैसे उभर रहा है? क्या बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है? और क्या जो मीडिया हाउस और जो विभिन्न एजेंसियां सर्वे दिखा रही थी वो सर्वे सारे सही होने जा रहे हैं और उसी की परिणति हमारे भादरा भी अछूता नहीं है, वहां भी उसके अकॉर्डिंग परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। दोस्तों इसके ऊपर हमारी नजरें बनी रहेगी। हम एकदम निष्पक्ष और विश्वसनीय खबर आपको बताएंगे। और जिन जिन गांव में और कस्बे की बात करें तो सिक्का परिवार जो कि माकपा के साथ जुड़ा था संजीव बेनीवाल के
साथ आया। क्यामखानी बास में भी बड़ी सभा संजीव बेनीवाल की हुई और वहाँ भी माकपाइयों ने भाजपा ज्वाइन की। और रामसुख बेनीवाल जो कि सरदारपुरा बास की है, वो पूरा का पूरा खेमा माकपा छोड़कर बीजेपी में आया। अजीतपुरा से सरपंच लाखलाण भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कलाणा के पूर्व सरपंच मोर सिंह नेहरा हो, या फिर रामगढ़िया के सरपंच प्रदीप दैया परिवार हो, या फिर मोमनबास के राजू राम डॉक्टर आदि, और डुंगराना के मेला और कुछ मूड परिवार के सदस्य हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी संजीव बेनीवाल के कार्यक्रम में इसी प्रकार से लोगों का जमावड़ा देखा गया। अन्य नेताओं के भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। और मैं आज एक ऐसे नेता का भी जिक्र करूंगा जो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में तो बहुत आगे, और उनकी चर्चा भी चल रही है और पिछले कई दिनों से चल रही है। हमने भी आपको एक बार जब समीक्षा की थी तो बताया था, ज्ञान सिंह चौधरी। उन्होंने आज कुछ अपने सलाहकारों से बात की, एक मीटिंग की, और वो मीटिंग इसलिए की कि उनको निर्देश है ऊपर आला नेताओं से कांग्रेस के कि आपको टिकट मिल जाएगी, और 22 तारीख से पहले पहले ये सूची आउट होने जा रही है, उसमें आपको टिकट मिल जाएगी, और आप बादरा में जाकर मेहनत करो और अपनी तैयारियां करो। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टंटोला और दर्जनों जगह फोन करके अपनी टीम को सक्रिय किया है। ज्ञान सिंह चौधरी की बात कर रहा हूं मैं, 1993 में जो यहाँ विधायक बने थे, कृषि राज्य मंत्री बने थे, और जिन्होंने नहर को, जो सिद्धमुख नहर थी, वो बादरा में ही सारी घुमाकर इस क्षेत्र को जो है समृद्धशाली बना दिया था। तो क्या उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे हम कांग्रेस की जो बड़ी अपडेट आ रही है उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन उनका भी अब चुनावी अभियान कुछ सक्रिय हो गया है। बात करें राजेंद्र जालंधरा की, वो भी लगातार धुआंधार चल रही है, और बजरंग सहारण भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। तो ये नेता है जो बैलेट पेपर में, मैं आपको नाम बताऊं, महंत रूपनाथ, बहुत तेजी के साथ ये नाम उभरा है और आम आदमी पार्टी की टिकट के बहुत नजदीक है। लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की टिकट जो बादरा में मिलेगी वो महंत रूपनाथ को मिलने जा रही है। मुकेश चोपड़ा भीम आर्मी से हैं, और ये बहुत से नाम यहाँ आएंगे। लगभग 15 सदस्यों का बैलेट पेपर होने जा रहा है बादरा का, वो आगे आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। जो एक दो नाम उसमें जुड़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर आज चर्चाओं का बाजार अचानक गर्म हुआ और अफवाहें फैली, तरह तरह की बातें उड़ी। लेकिन उन सारी कोई अफवाह, उन पर भी हम आज विराम लगाएंगे और हकीकत क्या थी ये आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं C65 रेलवे क्रॉसिंग सावा मार्ग पर जो बना है उसकी, जहां बलवान पूनिया के अथक प्रयासों से अंडर ब्रिज बन रहा है। हालांकि अभी सड़क नहीं खोदी गई है, लेकिन ब्लॉक बनाए गए हैं जो रेलवे लाइन के नीचे लगाए जाएंगे। जो गड्ढा करके रेलवे लाइन के नीचे से अंडर ब्रिज के लिए जो स्पेस बनाया जाएगा, वहां वो ब्लॉक लगेंगे। वो ब्लॉक बना दिए गए हैं और फिलहाल काम रुका हुआ है। तो यहां क्या घटनाक्रम हुआ विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। करीब आज दोपहर 2 बजे की ये बात है। संजय चौक एरिया से सावा रेलवे फाटक की तरफ बलवान पूनिया अपने 7-8 समर्थकों के साथ वोट मांगते हुए जा रहे थे, और हमें भी संजय चौक पर वो मिले थे। मैं बाइक पर था उस समय। बलवान पूनिया और उसके साथ बड़े जो नाम थे, दारा सिंह सोनी पार्षद और शौकत खान नसवान, और भी 5-6 लोग थे। तो करीब अंडर 10 लोगों का ये काफिला था, और वोट मांगते हुए ये रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रहे थे। मैं जैसे ही मेरे ऑफिस में घर में पहुंचा था, जो घर के बाहर ऑफिस है, तो मेरे पास वहाँ से किसी का फ़ोन आया कि विधायक बलवान पूनिया के साथ बहुत कोई इस प्रकार की अनहोनी घटना हुई है रेलवे क्रॉसिंग C65 के ऊपर। क्योंकि मैंने बलवान पूनिया को और उनके समर्थकों को वोट मांगते हुए जाते हुए देखा था, तो मैं हाथों हाथ वहाँ पहुँचा भी और वहाँ से पूरी अपडेट ली। तो मैं आपको बताऊँ,
जिस शख्स ने बलवान पूनिया के साथ गर्मा गर्म बहस की थी, हम उससे भी मिले थे। मुस्लिम समाज के ये शख्स थे और भी कई लोग थे वहाँ, वो सारे मुस्लिम समाज के ही थे। वहाँ उनकी दुकान भी है। मैं एक बार नाम यहाँ उजागर नहीं करना चाहता किसी का, लेकिन बलवान पूनिया वहाँ वोट मांगते हुए आए और जो दुकानें वहाँ, वो व्यापार पूरा का पूरा जो बाज़ार है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति घटी। ये जो पूरा का पूरा एरिया था, यहाँ अंडर ब्रिज बनना है और ये पूरा का पूरा बाजार अंडर ब्रिज बनने के बाद में तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ जिसकी दुकानें हैं, उनकी दुकानों के आगे स्पेस नहीं बचेगा, कोई गाड़ियाँ नहीं आ पाएगी और बाइक की जगह अगर स्पेस बचे तो बचे, अन्यथा वो भी नहीं बच पाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन है, ऊहापोह है लोगों में और कई बार भारी विरोध भी यहाँ हुआ था और विपक्षी नेता भी यहाँ आए थे। संजीव बेनीवाल भी यहाँ पर आए थे, लोगों की बातें सुनकर गए थे और आदि नेताओं ने भी हाल लिए और यहाँ का जाना, और मीडिया ने भी लगभग मीडिया ने यहाँ कवरेज की है C65 की। और जो ऑल ओवर स्थिति उभर कर आई थी वो ये है कि ये रेलवे क्रॉसिंग अगर अंडरपास में तब्दील होता है तो जो सावा की तरफ, राजगढ़ तारानगर की तरफ जो रेलवे क्रॉसिंग से अंदर से अंडरपास गुजरेगा, वहाँ से तूड़ी के बिड वगैरह बड़े ट्रक, मालवाहक ट्रक या हाई लोडिंग गाड़ियाँ जो है, वाहन जो है, वो यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, जो अंडरपास से नहीं गुजर पाते हैं। और ऐसे सारे के सारे वाहन रुक चुके हैं क्योंकि ये रोड ब्लॉक है और कई महीनों से ये रोड ब्लॉक है, इससे भी लोग परेशान थे और काम भी रुका हुआ है। ब्लॉक बेशक बन चुके हैं लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, फाटक वैसे का वैसा है। लेकिन जो ब्लॉक बनाए हैं वो सड़क के ऊपर बनाए गए हैं, वो साइड में नहीं बनाए गए और इसीलिए सड़क ब्लॉक है। तो इससे अच्छी खासी परेशानियां लोगों को और लोगों की नाराजगियां हैं। और उसी एरिया में इत्तेफाक से बलवान पूनिया आज 2 बजे वोट मांगने पहुंचे और उसी शख्स की दुकान पर वोट मांगने जा पहुंचे। या तो उनके साथ जो मोहल्ले के लोग थे उनको बताना चाहिए था कि इस एरिया को छोड़कर हमें वहां जाने हैं। मैं एक घटना बताने से पहले वाकया बताना चाहूँगा आपको। ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डूडी का जब राजनीतिक काल हुआ करता था, आपको याद ही होगा, बड़े बुजुर्ग जो हमारा ये शो देख रहे हैं, उस समय ज्ञान सिंह चौधरी जो वोट मांगने निकलते थे तो लालचंद डूडी के जो मकान थे, जो घर थे, जिनके जो समर्थक थे, वो उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि वो सारे छोड़कर वो आगे अपने समर्थक के घर में ही जाकर वोट मांगते थे। ये राजनीति थी और यही चीज लालचंद डूडी में थी। ज्ञान सिंह चौधरी के समर्थक के जो घर थे वो छोड़ दिया करते थे। तो ये एक राजनीति, ये एक पॉलिटिक्स है, लेकिन वर्तमान की पॉलिटिक्स उससे जुदा है। हर संभव सबको खुश करने और उनके साथ संवाद कायम करके उनको प्रभावित करने का प्रयास भी चलता है राजनीतिकों द्वारा, और ये एक अच्छी पहल भी है। वो पहल अच्छी नहीं थी, मैं ये भी मानता हूँ, ये पहल अच्छी है, लेकिन उसमें इसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें रिस्क बहुत कम था। और इसका जो रिस्क था वो बलवान पूनिया के सामने आज आया। किस रूप में आया मैं आपको बताऊं। तो यहाँ जैसे ही वो पहुंचे, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई। उस शख्स ने बताया गया, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन उस शख्स ने मुझे बताया और उस शख्स का हम इंटरव्यू भी लेने वाले हैं, उससे वार्ता भी करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं मुझे ये चीज़ कही है कि मैं हकीकत बताना चाहता हूँ, तो वो भी हम जल्द आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उस शख्स ने भी हमें बताया, और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी 3-4 जो 5 लोग और थे उनके पास, उन्होंने भी कहा। बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, कहा सुनी भी हुई और सड़क के ऊपर हुई। उसके बाद में कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए थे और कुछ लोगों ने बीच बचाव करके विधायक बलवान पूनिया को वहाँ से रवाना कर दिया आगे। तो ये गर्मा गर्म बहस यहाँ हुई और उसके बाद में कैंप निवास में चले गए विधायक बलवान पूनिया और उनके जो 7-8-10 समर्थक थे। वो ये घटना हुई और उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जैसे जंगल की आग
कैसे फैलती है उसी प्रकार फैल गई, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ था निवर्तमान विधायक से और आचार संहिता लगी हुई है और सभी नेताओं का हक है वोट मांगने का, और हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं, इसका भी खंडन नहीं करते हैं कि ये तरीका जो सही था। हालांकि नाराजगी अगर उन दुकानदारों की है तो बाकायदा उस जनप्रतिनिधि को बिठाया जाता, उनको चाय के लिए पूछा जाता और उनके साथ बड़ी शालीनता के साथ बात करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, इसके लिए कतई मनाही नहीं है। मैं भी आपको कह रहा हूं, तर्क वितर्क ही हम कर रहे हैं। मेरे आप तर्क से हो सकता है आप संतुष्ट ना हो, लेकिन तर्क वितर्क किया जाता और उनसे पूछा जाता कि इसके फायदे आप बताइए हमें, और फिर वो बताते उसके नुकसान, और उसमें निचोड़ निकल कर आता कि सही कौन है गलत कौन है। तो ये एक बहुत ही शानदार माहौल में वार्ता भी होनी चाहिए थी। हमारा जैसे भारतीय संस्कृति सभ्यता है कि सत्कार करना, और जिस प्रकार से जो अतिथि आया है, जो भी मंशा से आया हो, उसका अतिथि सत्कार करना और बहुत बढ़िया शालीन सभ्य शब्दों के साथ उनको उत्तर भी दे देना। तो मैं जिन भी शख्स ने ये घटना की और जो गर्मा गर्म बहस हुई, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, वो गलत हुई, वो उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी। जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से होनी चाहिए थी। उनको दुकान में आमंत्रित करके बिठाया जाता, चाय के लिए, कॉफी के लिए, ठंडे के लिए पूछा जाता, और उसके बाद में सीधे सीधे उसी मुद्दे पर आकर बात करनी थी कि आप हमें तो स्पष्ट ये बता दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे, आप हमें संतुष्ट कीजिए। क्योंकि उनकी नाराजगी थी, उन सभी दुकानदारों की नाराजगी है। और अगर कोई विधायक, कोई नेता संतुष्ट करता है तो निश्चित रूप से उस समर्थक का या उस लोगों का वोट लेने का वो हकदार भी माना जाता है। तो ये तरीका ना तो इधर से अपनाया गया ना उधर से अपनाया गया। मैं एक पक्ष की गलती यहाँ नहीं मानता, मैं दोनों पक्ष की गलती मानता हूँ। और मैंने उससे पहले बताया आपको कि आप जहां वोट मांगने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि, आपको पता होना चाहिए हम किस गांव में आए हैं, किस मोहल्ले में आए हैं और किन के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ के लोकल लोग आपके साथ होने अनिवार्य है। और उनसे पूछना भी चाहिए कि ये कौन है जिससे हम वोट मांगने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है, हमें सही उत्तर देंगे क्या, हमारे साथ सही तरीके से पेश आएंगे क्या। ये भी अपडेट नेताओं को लेनी जरूरी है। चलते चलते ही ले सकते हैं ये, आगे से आगे, हाँ भी बताओ आगे कहाँ चलना है। क्योंकि नेता को सब पूरे विधानसभा को नॉलेज नहीं होता, एक एक घर का उनको पता नहीं होता, लेकिन उनके कार्यकर्ता जिस एरिया में वो जा रहे हैं, अरे उस एरिया के तो लोग उनके साथ तो होंगे ही होंगे, या बगैर वो मुंह उठाए उस एरिया में चल जाएंगे जिस एरिया का एक भी लोग उनके साथ नहीं है, एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है, उस एरिया का एक भी समर्थक उनके पास नहीं है, और उस एरिया में वो घुस जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो रिस्क भी रहती है नेताओं के लिए। हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज की जो घटना थी वो एग्जैक्ट ये घटना थी। हाँ, गर्मा गर्म बहस हुई, कहा सुनी भी हुई, बेशक उसमें अपशब्द नहीं होंगे, ऐसी हमें किसी चीज़ की वहाँ जानकारियाँ नहीं मिली, लेकिन बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, बहुत गर्मा गर्म। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे दोस्तों उस विषय पर जिस विषय पर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपको भी उत्सुकता होगी। मैं कांग्रेस की सबसे बड़ी अपडेट की बात कर रहा हूँ जो आज निकल कर हमारे सामने आ रही है। और वो क्या है मैं आपको बताऊं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी कहीं ना कहीं भूमिका इस अटकी हुई सूची में सामने आ रही है निकलकर। कई चीजें बताऊंगा मैं आपको, और जो खास अपडेट है वो भी बता रहा हूं कांग्रेस की, और बादरा का क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी अपडेट हमारे पास है। और बहुत खास सूत्रों के साथ हमारे पास ये जानकारी आई है। और 22 से पहले ये सूची भी जारी हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसी भी हमारे पास सूचना है। आज 18 अक्टूबर है, मात्र 4 दिनों के अंदर अंदर कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी, मात्र 4 दिनों में। और अब जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, विधायकों
के लिए टिकट की जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ये माना है भीतर के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कि कांग्रेस के विरुद्ध राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। ये माना है अशोक गहलोत ने भी। और पायलट ऐसे 10-20 विधायकों के टिकट काटकर मौजूदा विधायकों के नए चेहरों को दिलाने पर अड़े हुए हैं। यह भी खास अपडेट है। लगभग उनमें 20 तक विधायक है वर्तमान के, उनके टिकट काटकर नए चेहरों को देने में अड़े हुए हैं, और वो लगभग अशोक गहलोत के खास है। अब मैं आपको नौर की ओर बता देता हूं। कुछ नौर के हमारे बहुत से दर्शक देख रहे हैं, मैं नौर की बता दूं तो अमित चचाण की टिकट लगभग फाइनल है। अमित चचाण को कांग्रेस की टिकट नौर से मिलने जा रही है, उसके नाम पर सहमति बन चुकी है, और सिंगल नाम अब अमित चचाण का आ चुका है। जैसे संजीव बेनीवाल का लगभग 9-10 दिन तक सिंगल नाम रहा था, जब तक सूची नहीं आई 41 लोगों की भाजपा की। तो ये कसमकस बड़े नेताओं में चल रही है। कुछ नामों पर पेच भी फंसे हैं। साथ में माकपा कांग्रेस के अलायंस पर, गठबंधन पर भी पेच फंसा हुआ था, उस पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही थी। अब वो लग चुकी है, ये बताया गया है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार। और वो भादरा के कांग्रेसियों के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत बुरा है उनके लिए, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं कि भादरा में कांग्रेस की टिकट आए। कुछ भी हो सकता है इन 4 दिनों में। टिकट मिलकर मीडिया में आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा होने के बाद में भी टिकट कट सकती है। ये भी बहुत बार हुआ है। और अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा। 3 खेमे हैं भादरा के, जिनमें अति उत्साह का माहौल है और भयंकर हलचल है। वो खेमे हैं सुखदेव सिंह शेखावत। वो मानकर चल रहे हैं लगभग उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। बेशक सुखदेव सिंह के लिए कुछ जाट लॉबी के नेता केंद्र तक गए हैं कि सुखदेव सिंह शेखावत को यहां से टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये जाट विरोधी चेहरा है। तो इसकी भी हम पुष्टि कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार। जो सूत्र हमारे साथ है वो इस बात की बिल्कुल पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ लोग केंद्र तक भी गए हैं, कांग्रेस के आला नेताओं तक गए हैं। और क्योंकि अब यह सूची आला नेताओं के पास है, तो उस नाम पर कि भी सुखदेव को टिकट छोड़कर किसी दावेदार को टिकट दे दी जाए। लेकिन सुखदेव अपने प्रभाव से, अपने संपर्कों से इतने आश्वस्त है कि बोल रहे हैं मेरे को टिकट मिलने जा रही है। और बलवान पूनिया भी भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने ऊपर समर्थकों को भेजकर कि सुखदेव को टिकट ये नहीं मिलनी चाहिए। ये भी सूत्र बता रहे हैं, यह मनगढ़ंत बात नहीं बता रहे आपको। बलवान पूनिया भरसक प्रयास कर रहे हैं और अपने समर्थकों को ये बोला भी है उन्होंने कि सुखदेव सिंह शेखावत को कतई ये टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अब अन्य खेमे की बात करें तो ज्ञान सिंह चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। वो हालांकि खुद ये कह रहे हैं कि मेरी सीएम अशोक गहलोत से बात हुई है और मुझे यहां तैयारी करने के लिए बोला है। हकीकत क्या है? ज्ञान सिंह चौधरी सीएम अशोक गहलोत से मिले थे और बेशक उनका फीडबैक लिया गया, उनकी मंशा ली गई, क्षेत्र का फीडबैक लिया गया और उनको आश्वासन भी मिला कि आप तैयारी कीजिए। और ऐसा तो अशोक गहलोत सबको ही बोल रहे हैं, वो किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। और तीसरा खेमा कौन है? और यही कारण है कि ज्ञान सिंह चौधरी, मैंने आपको आगे बताया, लगे अपने समर्थकों के साथ कि आप एक्टिव हो जाओ, सक्रिय हो जाओ। उनके पास फोन आ रहा है कि टिकट मेरे को मिलने वाली है और 2 या 3 दिन में टिकट की घोषणा होने वाली है और भादरा का नाम आने वाला है और 100 से अधिक नामों की ये सूची होगी, उसमें भादरा का नाम होगा। तो अब लग जाओ खुलकर। और तीसरा जो बड़ा खेमा है वो है दयानंद बेरवाल का। और क्यों ना हो, ये सबसे ईमानदार कांग्रेसी और सेवा, तन मन धन के साथ सेवा करने वाले पार्टी की ये बड़े कांग्रेसी है, बड़ा नाम है।
जिनके ऊपर अगर उनको टिकट मिलती है तो कोई भी विवाद खुलकर सामने नहीं आएगा, जो अन्य दावेदार है उनका। लेकिन हो सकता है सुखदेव को टिकट मिल जाए, विवाद भी सामने आ जाए, या कोई बागी भी खड़ा हो जाए। ज्ञान सिंह को टिकट मिले तब भी हो सकता है कोई बागी खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ बीतता हुआ नाम माना जा रहा है। यहाँ चर्चाओं का बाजार जो भादरा में गर्म रहता है, उसकी अगर माने तो जन जन में जो चीजें थी। लेकिन बहुत बड़ा घराना है ये ज्ञान सिंह चौधरी का। भादरा को समृद्धशाली बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ज्ञान सिंह चौधरी की है और रही है। और उसी बिना पर उनको विश्वास है कि मेरे जो समर्थक थे वो आज भी गांव में विद्यमान है और मुझे उनका समर्थक भरपूर प्यार स्नेह दुलार मिलेगा, यह आशा उम्मीद वो अभी भी रख रहे हैं। तो ये 3 नाम हैं जिनमें अति उत्साह है। लेकिन अब मैं उस विषय पर आता हूं जिस विषय में पक्की पुख्ता अपडेट हमारे पास आई है कि ये करने जा रही है। वो है 3 सीटों पर है। 3 सीटों पर कांग्रेस राजस्थान में माकपा के साथ अलायंस करने जा रही है। माकपा के साथ अलायंस करने जा रही है कांग्रेस 3 सीटों पर। ये 3 सीटें कौन सी है? रायसीनगर, डूंगरगढ़ और भादरा सीट। इसमें और कोई सीट शामिल नहीं है। नाम पहले ज्यादा था, लेकिन जो मुहर लगने की अंतिम प्रक्रिया में जो अंतिम टेबल पर पहुंची है वो ये 3 सीटें आगे गई है। अब उनके ऊपर फाइनल डिसीजन केंद्र का आला कमान का कांग्रेस का होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कमेटी जो शीर्ष कमेटी है कांग्रेस की, वो अब क्या डिसीजन करती है। तो ये कांग्रेसियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन इन 3 सीटों पर अगर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारती है तो यहाँ कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता है उनमें बहुत घोर निराशा होगी और भादरा में होगी। और ऐसे में वो क्या करेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। वो करेंगे क्या ये भविष्य के गर्भ में है। हो सकता है कोई बागी आ जाए, ना भी आए, पार्टी डैमेज कंट्रोल कर ले, क्योंकि प्रयास भी डैमेज कंट्रोल के पार्टी को ही करने पड़ेंगे। पार्टी टिकट दे रही है, अगर किसी को टिकट देगी तो उसके लिए पार्टी जवाबदेह भी है और उसकी राह में आने वाले रोड़ों को पार्टी ही दूर करेगी। उनके नेता आएंगे, उनके पर्यवेक्षक आएंगे, बड़े बड़े आला नेता आएंगे, विधायक सांसदों के चेहरे आएंगे, परदेसी नेता भी आएंगे। उनको मान मनवार कहाँ उनके रिश्तेदार है, कैसे उनको मनाएंगे, ये सारे प्रयास आगे बागियों के लिए यही पार्टियां दोनों करने वाली है। भाजपा तो भुगत भोगी है। अब तक 15 के करीब बागी मैदान में आ चुके हैं। 15 के करीब। उनको मान मनवार का दौर जारी है। एक सूची, हालांकि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस यहां बुरी तरह से पिछड़ चुकी है, अभी तक पहली सूची नहीं दे सकी है। और भाजपा ने पहली सूची देकर कांग्रेस को चारों खाने चित करने का सा काम किया है। लेकिन अब जो कांग्रेस की सूची आएगी वो बहुत बड़ी सूची होगी। और जस्ट बाद उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले भी बीजेपी की दूसरी सूची आ जाए। और हमारे आसपास क्षेत्र से, नौहर से, तारानगर से, राजगढ़ से भी बहुत बड़ी खबरें आपके सामने आ जाए, उसके ऊपर भी हमारी नजरें हैं। राजगढ़ में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि राहुल कसवा सांसद को टिकट दी जाए विधानसभा की, उनकी सांसद की टिकट कट जाए, ये भी यहां है। आगे हो सकता है फिर सांसद की मिल जाए, इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उनको विधानसभा की टिकट देने की पुख्ता सी सूचना हमारे पास सूत्रों से आ रही है। हालांकि नौर में अभी विवाद है, 2-3 जो नाम है उसके ऊपर। अभिषेक मटोरिया का नाम निर्विरोध रूप से ऊपर सबसे अग्रिम पंक्ति में है। काशीराम गोदारा का नाम भी वहां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जजपा भी वहां प्रयास कर रही है। यहां जो नेता को टिकट नहीं दी जाएगी, जजपा उस नेता को कैप्चर कर लेगी, क्योंकि भाजपा के साथ जजपा का अलायंस नहीं हुआ है। और नौर में जजपा काफी
संभावना वाली पार्टी मानी जाती है। भादरा में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन भादरा में भी वो अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहां जहां आरएलपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां जजपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये इनकी राष्ट्रीय लड़ाई है, इनके शीर्ष नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है ये। तो लगभग कांग्रेस की स्थिति हमने क्लियर की। 4 दिनों में सूची आने वाली है दोस्तों, 4 दिनों में। और प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो 12 से कांग्रेस सभा में पहुंचे खड़गे राजस्थान में, तो वहां पायलट नहीं थे। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। पायलट नहीं हुए। पायलट नहीं होने के रीजन यहां क्या है? जो कांग्रेस एक प्रकार से दोनों की लड़ाई को मिट चुकी है या मिटा हुआ मान चुकी है, वो मिटी नहीं है। वो लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही है। उस लड़ाई का अंदर ही अंदर कोई चीज चलती है, अंदर ही अंदर। आप समझिएगा, ये गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। अंदर ही अंदर जो लड़ाई चलती है वो गुबार के रूप में, वो भूकंप के रूप में, ज्वाला के रूप में, वो गैस्ट्रिक के रूप में वो बाहर आती है दोस्तों। और वो बाहर आती है तो सबको आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन अभी उस चीज को रोके रखा है। उनको टेबलेट दे दे के उसको थामे रखा है। लेकिन बीमारी की मूल जड़ को ठीक नहीं किया जा रहा है। अगर यही मैं बात करूं उदयपुर के 7 जिलों में कार्यकर्ताओं से जो नड्डा मिले थे, बीजेपी की बात करूं तो वहां वसुंधरा साथ रही। अंतर समझिएगा इस चीज को। जो लोग ये कहते हैं कि वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ वसुंधरा कंधे से कंधा मिलाकर सातों के सातों जिलों में जिनको साधने आए थे नड्डा, वहां वसुंधरा रही और उनको पूरी तवज्जो दी गई और उन्होंने पूरी वहां अपनी भूमिका भी निभाई। तो वसुंधरा को दरकिनार भाजपा नहीं कर पा रही है। परिवर्तन यात्राओं में भी आपने देखा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और आज 18 अक्टूबर को क्या विशेष दिवस है? 2004 को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को मुठभेड़ में आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और चंदन तस्करी भादरा में भी राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है और चर्चा का विषय रही है सोशल मीडिया पर। और 1950 को फिल्मी अभिनेता, बेहतरीन अभिनेता ओमपुरी का आज के दिन जन्म हुआ था। और 1925 को नारायण दत्त तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। तो धूमधाम से इनके जन्म भी उनके समर्थक मना रहे हैं। और जल्दी से मैं आपको नौर मंडी से भाव बता देता हूं। चना के भाव आज 6200 रुपये प्रति क्विंटल रहे नौर मंडी में। ग्वार के भाव 5525 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों 5350 रुपये। अरंडी के भाव 5660, जबकि मोट के भाव 6850। मूंग के भाव 8465। गेहूं 2540 रुपये। जौ बिके 1910। बाजरा बिका 2180 रुपये प्रति क्विंटल। और नरमा बिका 6870। और कपास बिका 7911 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका 7264। और ग्वार बिका 5399 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम का मिजाज अचानक से पलटी मारा है मौसम। और 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट आई है। वातावरण में ठंडक आ चुकी है। गर्म कपड़े लोग अपने निकालने लगे हैं। और आज 25 से 27 डिग्री ही महज मैक्सिमम टेम्परेचर रहा। तो 30 से नीचे अचानक जो टेम्परेचर 36-37 चल रहा था और बीच बीच में 38, ज्यादा दिनों की बात नहीं, 5-6 दिनों पहले की बात कर रहा हूं मैं, और अब 27 से ऊपर नहीं जा रहा है। और कल मैक्सिमम टेम्परेचर हालांकि 29 बताया गया है, लेकिन मात्र 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। आज बादल नहीं थे, 5 से 10% ही बादल आसमान में थे। और कल की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री रहेगा और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और दिन भर बादल नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ होगा, लेकिन रात्रि को 10 से 15% बादल छाए रहेंगे।
आज के लिए इतना ही। जिस किस भी दर्शक ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अभी आप अपने फेसबुक वॉल पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है। आपका प्रेम स्नेह दुलार इतना जो है वो हमें पाने का हक है और हम आपसे इसके लिए आग्रह करते हैं। तो हमारा वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत ख्याल अपना रखिएगा। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।